तो विल स्टार्ट ऑफ अगेन विथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और आज हम लोग जो बचा हुआ थ्योरी पार्ट है, इस चैप्टर का पूरा खत्म करना है हमको। ओके। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का पहले तो बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको। आई विल जस्ट गो थ्रू वेरी वेरी ब्रीफ रिविजन। What is the basic background of de Broglie hypothesis is that we have already shown radiation has dual nature। उसका वेव नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर कौन बताता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्टिकल नेचर कौन बताता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। राइट। उसमें हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल सीखा। एंड देन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए। और वो जो पोस्टुलेट्स थे, दीज पोस्टुलेट्स वेर सक्सेसफुल in explaining the observed, whatever you have done, observed graph from the experiment। तो जो postulate थे आइंस्टाइन के, उस postulate ने जो आपने ग्राफ देखे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, that were successfully explained by Einstein's theory या फिर आइंस्टाइन postulate। मतलब कंफर्म तो हो गया कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है। अब डी ब्रॉगली ने बोला कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होगा। मैटर पार्टिकल है तो पता ही है, बट मैटर आल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। तो इन 1924 डी ब्रॉगली suggested that if radiant energy मतलब radiation has both wave nature and particle nature, then matter must also have a wave associated with its motion। क्योंकि मैटर मतलब पार्टिकल तो है ही, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? उसके वेव मोशन होना चाहिए, वेव एसोसिएटेड विद इट्स मोशन। राइट। इसका मतलब मैटर शुड आल्सो हैव डबल नेचर, ड्यूअल नेचर। ही बिलीव दैट मैटर मतलब पार्टिकल मस्ट also have dual nature, that is a particle must have a wave associated with it। तो डी ब्रॉगली ने ऐसा बोला कि इफ यू हैव अ पार्टिकल विच इज मूविंग, तो हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। और वेव है तो वेवलेंथ है, और वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल इज गिवन बाय एच अपॉन टी। पी इज मोमेंटम, तो पी होता है एम वी, तो एच अपॉन एम वी। इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। Remember, every moving particle, it is important। Every moving particle has a wave associated with it, whose wavelength is given by h upon p, that is h upon mv। अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए उसने थ्योरी का यूज किया। व्हाट इज सेड कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। कैसे प्रूव करेगा? तो दो थ्योरी यूज किए, एक तो प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। राइट। तो ये याद रखो, क्योंकि अगर डी ब्रॉगली ऐसा बोल रहा है कि मैटर ये वेव है, तो इसका मतलब जो वेव का एनर्जी है वो किसका होना चाहिए? मैटर का, मतलब पार्टिकल का। तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ अ वेव? एच नू। एच नू। राइट। करेक्ट। व्हाट इज नू? सी बाय लैम्डा। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फिर प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज एच नू। राइट। मतलब एनर्जी ऑफ वेव क्या है? एच नू। अब जब डी ब्रॉगली ने ये बोल दिया कि मैटर, व्हाट इज मैटर? वेव। तो अगर मैटर मतलब पार्टिकल अगर वेव है, तो पार्टिकल का एनर्जी मतलब वेव का एनर्जी, व्हाट इज वेव का एनर्जी? एच नू, तो एच सी बाय लैम्डा। लेकिन मैटर तो मैटर है ही ना, वो तो मास है ही, तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है ना। और इन दोनों को अगर तुम इक्वेट कर देते हो, इफ यू इक्वेट दीज टू, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो क्या मिल जाएगा? व्हाट विल यू गेट इन दिस केसेस? क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यू विल गेट एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? करेक्ट। गुड। इसको थोड़ा सा ओके। गुड। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सी सी हो गया कैंसल, तो वेवलेंथ लैम्डा क्या मिल गया आपको? एच अपॉन एम सी। एम सी इज नथिंग बट मोमेंटम, तो लैम्डा क्या आ गया? एच अपॉन पी। तो दिस इज हाउ ही प्रूव कि जो मैं बोल रहा हूँ वो थ्योरेटिकली करेक्ट है। वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज एच अपॉन पी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पी इज मोमेंटम। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अगले टॉपिक पे जाने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए था। तो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली hypothesis? In one sentence, he says nature loves symmetry,
if radiation has dual nature, particle will also have dual nature. तो पार्टिकल के साथ वेव है और उस वेव का वेवलेंथ है h/p. डन, इसके ऊपर कुछ नहीं है वो. डन. देन अगर ऐसा है तो अब कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्टिकल हो जो मूविंग है, उसके साथ क्या एसोसिएट होगा? काइनेटिक है. काइनेटिक तो है. डी ब्रॉगली क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, काइनेटिक छोड़ दो फिलहाल. वेवलेंथ, राइट? एनी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड. बराबर, करेक्ट, राइट? तो व्हेन यू हैव अ पार्टिकल मतलब मैटर, इट विल हैव अ वेव. उसको बोलते हैं मैटर वेव्स. उसको क्या बोलोगे? मैटर वेव्स. तो सिंपल है. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, there is a wave associated with every moving particle. The wavelength of this wave is given by h/p, मतलब h/mv. These waves are called as matter waves. The waves associated with moving particles are called as matter waves. बराबर, right? Then if as v tends to 0, मतलब आई एक्सपेक्ट कि आप में से 90% के ऊपर लोगों का मैथ्स है, तो आपको लिमिट्स पता है. आपको लिमिट्स पता है तो आपको समझ में आएगा कि नोटेशन क्या है. v टेंड्स टू 0 मतलब वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के पास जा रही है. तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होने लगेगी तो वेवलेंथ क्या होगा? इन्फिनिटी. वेवलेंथ विल बी इन्फिनिटी. मतलब अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रहा है, उसका वेवलेंथ कितना है? वेवलेंथ इन्फिनिटी. मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस क्या है? क्या है? इन्फिनाइट. इन्फिनाइट है. क्या है? इन्फिनाइट है. राइट, करेक्ट. अगर एक क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट, दोनों में अगर डिस्टेंस इन्फिनाइट हो तो तुमको वेव दिखेगा ही नहीं. दैट इज द आइडिया, राइट? क्योंकि एक क्रेस्ट यहाँ पे, दूसरा कहाँ पे? इन्फिनिटी. तो इन सच केसेस व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट, you will not be able to detect any wave. That is what it means. मैथमेटिकली समझ में आ गया कि वेलोसिटी जब 0 होने लगेगा तो वेवलेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा. as velocity tends to 0, lambda tends to infinity. बट फिजिकली इसका मतलब क्या होता है? फिजिकली इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी 0 मतलब स्टेशनरी पार्टिकल. तो जो पार्टिकल स्टेशनरी है उसका वेवलेंथ कितना है? इन्फिनिटी है. मतलब स्टेशनरी पार्टिकल्स का वेव तुम डिटेक्ट नहीं कर सकते हो. दैट इज व्हाट इट मीन्स. इसके लिए जब पार्टिकल रेस्ट पे है वो प्योरली मैटर है, इट इज नॉट अ वेव. दैट इज व्हाट इट मीन्स. समझ में आया? तो एनी पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट, it is showing you purely particle nature. It will not show you wave nature because the wavelength is infinity. And as velocity goes to infinity, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ने लगेगा तो वेवलेंथ का वैल्यू 0 होने लगेगा. मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. तो जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगा, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट का डिस्टेंस कम होने लगेगा. तो फॉर अ मूविंग पार्टिकल यू विल बी एबल टू डिटेक्ट वेव्स. दैट इज व्हाट इट मींस फिजिकली. तो हमेशा मैथमेटिक्स तुमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन उसमें से फिजिक्स बाहर निकालना है. यू टू अंडरस्टैंड कि एक स्टेटमेंट का मतलब क्या है. वेलोसिटी 0, वेवलेंथ इज इन्फिनिटी. मतलब तुम स्टेशनरी पार्टिकल्स को कभी भी वेव जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हो. इट इज जस्ट अ पार्टिकल. लेकिन जब पार्टिकल मूव होने लगता है और वेलोसिटी उसका बढ़ने लग जाता है, व्हेन इट गोज टू हायर स्पीड, तो वेवलेंथ स्टार्ट्स बिकमिंग 0. एंड हेंस व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग एट वेरी लार्ज स्पीड, यू मे एक्सपेरिमेंटली शो दैट दिस मूविंग पार्टिकल्स आर वेव्स एंड नॉट पार्टिकल्स. तो बहुत सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के बुक के ऊपर एक एटम का एक डायग्राम दिया होता है जिसमें आपको सेंटर में ना न्यूक्लियस दिखाया होता है. तो दे शो यू अ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड व्हाट दे शो यू इज, ऐसा एक ऑर्बिट है. कई जगह पे ऑर्बिट भी नहीं दिखाते. ओके, तो व्हाट दे डू इज, उसके बाद यहाँ पे ना आपको वो दिखाते हैं, ऐसा कुछ वेव स्ट्रक्चर दिखाते हैं. एंड यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो. तो दे आर ट्राइंग टू शो यू दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है व्हेन इट इज इन ऑर्बिट, इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज. और सिर्फ वेव भी नहीं है, ये स्टेशनरी वेव क्योंकि लूप्स बने, राइट? तो इलेक्ट्रॉन व्हेन इन ऑर्बिट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज वेव एंड दैट टू स्टेशनरी वेव. ओके, गुड. आएगा आगे तो बताऊंगा मैं ये. वी विल शो दिस नेक्स्ट चैप्टर में है. हमको शो करना है कि इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस इज नॉट अ पार्टिकल बट इट इज वेव. वो हम देखेंगे आगे, ठीक?
सो फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, अभी देखो तुम्हारे पास ना ऑलरेडी दो फॉर्मूला है। किसके दो फॉर्मूला है? वेवलेंथ के। कौन से वेवलेंथ के? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम बी। अगर तुमको डायरेक्टली मोमेंटम दिया है पार्टिकल का तो तुम एच अपॉन पी यूज करके वेवलेंथ निकाल लोगे। सपोज तुमको मोमेंटम नहीं दिया है, तुमको बोला है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁷मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया है इलेक्ट्रॉन का, मास तो पता होता ही है 9.1 × 10⁻31। तो तुम m इंटू वी से वेवलेंथ फाइंड कर लोगे। इन सम केसेस तुमको ना मोमेंटम दिया होता है ना तुमको स्पीड बताया होता है, तुमको बताया होता है काइनेटिक एनर्जी। तो तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, सो दैट तुम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और डायरेक्टली क्या फाइंड करो? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर जेडबल नीट। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा यहाँ पे। फ्री पार्टिकल नाम का एक कॉन्सेप्ट है। फ्री पार्टिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ, फ्री न्यूट्रॉन, फ्री प्रोटॉन। ये फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स विच आर मूविंग एंड देयर इज नो अदर फील्ड। वहां पे कोई दूसरा फील्ड नहीं। दो टाइप की एनर्जी होते हैं पार्टिकल की। कौन से दो टाइप? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। तो जो भी पार्टिकल मोशन में, काइनेटिक एनर्जी तो है ही। सही है, यहाँ तक क्लियर? बराबर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड अर्थ एज अ सिस्टम हैव पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि यू आर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस हैव पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि इट इज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आता है? जब एक मास या एक चार्ज किसी और की फील्ड में हो। तो जब आप बोलते हो ना फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल का मतलब होता है कि वो किसी की फील्ड में नहीं है। इसका मतलब फ्री पार्टिकल के पास क्या नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है? हाँ, तो नॉर्मली नॉर्मली जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो हर बार आपको नहीं बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी लेना है, टोटल नहीं लेना है, पोटेंशियल नहीं लेना है। आपको बोलेंगे पार्टिकल क्या है? फ्री पार्टिकल। तो अगर फ्री पार्टिकल है तो ओनली एनर्जी इज काइनेटिक। और व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज वी स्क्वायर? 2E/m। तो व्हाट इज वी? √2E/m। ठीक है ना? तो ये जो वेलोसिटी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? √2E/m। तो देखते हैं वो अगले पेज पे है। ओके, तो हमने क्या किया? लैम्डा इज एच अपॉन एम वी। इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? वी की जगह पे √2E/n। तो ये बन गया आपका। अभी ये जो मास है, मास मास ये बाहर जो मास है डिनोमिनेटर में, इसको अंदर लेके गए, क्या करके लेके जाओगे? स्क्वायर। तो अंदर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। और न्यूमिनेटर में क्या था? एम। एक एम एक एम। तो क्या बन जाएगा? एच अपॉन √2m e, वेर ई के इज काइनेटिक एनर्जी। राइट। तो अगर आपको डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी बताया है और आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। राइट। अगर आपको मोमेंटम दिया है तो एच अपॉन पी। अगर वेलोसिटी दिया है तो एच अपॉन एम वी। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो एच अपॉन √2m e, वेर ई इज काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ यहाँ पे ई के लिखा है मैंने, नॉट टू कंफ्यूज विद टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कब आएगा? जब पोटेंशियल भी हो। और हाँ, वो तब का तब देखेंगे, अभी फिलहाल ये काइनेटिक है, पता होना चाहिए। और मैंने आपको कल ही बताया था, कल परसों 2 दिन से वही बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आता है? वर्क डन से। और वर्क डन क्या होता है? Q इंटू वी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? Q इंटू वी। ठीक। तो तुम ई की जगह पे क्या लिख लोगे? Q वी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एच अपॉन √2m Q इंटू वी। ये आ गया आपका किसका फॉर्मूला? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है। ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास अगर एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, अगर उसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस में रख रहा हूँ तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वी। तो सिर्फ ई के की जगह पे क्या लिखेंगे? क्यू वी। तो बन गया और एक फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर? तो टोटल 4 फॉर्मूला है आपके पास। हाउ मेनी फॉर्मूलाज यू हैव? 4। कौन से 4? एच बाई पी, एच बाई एम वी,
h by अंडर रूट ऑफ 2m e वेयर e इज काइनेटिक एनर्जी, या फिर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m q इंटू v। यहाँ तक क्लियर? अब जो मैं आगे बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लेना। ये जो तुमने h अपॉन पी, h अपॉन एम वी, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e के, या फिर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी बोला, ये किसी भी पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, कुछ भी हो, राइट। लेकिन हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला अलग से बना के रख देते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से बना देते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उस पर ज्यादा आते हैं, ठीक, ओके। और नंबर 2 एक चीज और भी थी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्यों? एटम से नॉर्मली फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? हाँ, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो नॉर्मली फ्री फ्री कौन है तुम्हारे पास? इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। न्यूट्रॉन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर, तो चार्ज ही जीरो है, तो बात ही खत्म हो गई। चार्ज जीरो होना मतलब वेवलेंथ इन्फिनाइट होना। तो अगर मैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की बात करूं, और जो फॉर्मूला था h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV, है ना, था ना वो फॉर्मूला, अभी देखा था, अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV, राइट। Q की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? E। व्हाट इज E? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज M? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ई होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये सारे वैल्यू जब तुम सब्स्टिट्यूट करते हो, सिर्फ वोल्टेज पता नहीं, क्यों नहीं पता? क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। आप इलेक्ट्रॉन को 20 वोल्ट में रख दो, 50 वोल्ट में रख दो, 100 में रख दो, 1000 में रख दो, तो हमारे ऊपर है ना। वोल्टेज तो हम सप्लाई करने वाले हैं एक्सटर्नली। तो सिर्फ वी को हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, बाकी सब सब्स्टिट्यूट कर दिया। पूरा सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला बनता है 1.228 इंटू 10⁻⁹ बराबर है, नीचे गलती है, वो टेक्स्ट बुक में है, ऐसे तुमको बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये पॉइंट शिफ्ट करके लिख सकता था। व्हाट इज 10⁻⁹ मीटर? नैनोमीटर। तो 1.228 नैनोमीटर, और ये डिवाइड बाय क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ वी। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए आपका? क्या बनना चाहिए? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, किसमें? नैनोमीटर में। और एंगस्ट्रॉम में क्या आना चाहिए? 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, किसमें आएगा ये? एंगस्ट्रॉम में। किसमें आएगा ये? वहां पे टेक्स्ट बुक में गलती से 1.228 एंगस्ट्रॉम कर दिया है, तो उसको क्या करोगे? 12.28, या फिर 1.228 लिखा तो क्या लिखोगे? नैनोमीटर। ओके, क्योंकि ये गलती हुई ना, इसके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वन मिस्टेक एंड यूर गॉन। ठीक, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? ओके। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, every particle, moving particle has a wave associated with it, wavelength of which is given by h by p, h by mv। ये जनरल फॉर्मूलाज है। एनी मास जनरल फॉर्मूला है, चार्ज हो या नहीं हो, न्यूट्रॉन है, मूविंग है, वेवलेंथ इज h by p, h by mv। यहाँ तक क्लियर? लेकिन अगर आपके पास एक पार्टिकल है जिसका तुमको काइनेटिक एनर्जी पता है, तो उसके लिए h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, वेयर इज काइनेटिक एनर्जी। अगर वो ही पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, देखो E तक तो तुम किसी भी पार्टिकल पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो E को क्या लिखोगे? QV। तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV। तो ये जो QV वाले फॉर्मूला है, ये स्ट्रिक्टली किसके लिए एप्लीकेबल है? चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन चलेगा? नहीं। तो बाकी के 3 न्यूट्रॉन के लिए अप्लाई करो, लेकिन ये स्पेसिफिकली फॉर चार्ज पार्टिकल। इसमें एडिशनली अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने चार्ज इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर दिया, फॉर्मूला क्या बन गया? 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी नैनोमीटर, या फिर 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, अंडर वन कंडीशन, V is in volts, V is not in millivolts, V is not in kilovolts, V is not in megavolts, मतलब मिलियन वोल्ट्स, राइट। वो किसमें होता है? वोल्ट्स में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन सुनोगे ना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, एंड डन। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर? अभी हमारे आखिरी के 2 टॉपिक बचते हैं, एक है फोटोसेल और एक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट।
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। तो व्हाट इज दिस फोटोसेल? तो सबसे पहले तुम फोटोसेल का स्ट्रक्चर देख लो। फोटोसेल में, फोटोसेल इज बेसिकली अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था? लाइट विल फॉल ऑन टू इमिटर प्लेट, वहां से इमिट होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को तुम एक्सेलरेट करोगे टूवर्ड्स कलेक्टर प्लेट, जिसको तुम बोलते हो एनोड, और वो कलेक्टर प्लेट मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके भेजेगा सर्किट में, और सर्किट तुमको क्या बताएगा? करंट, राइट? राइट, तो यहाँ पे भी तुम देखोगे, यहाँ पे भी तुमको एक इमिटर प्लेट दिख रहा है, कैथोड। सिर्फ ये सेमी सिलेंड्रिकल शेप है। यू नो व्हाट इज सेमी सिलेंड्रिकल? आई टेल यू व्हाट इज सेमी सिलेंड्रिकल, और ऐसा क्यों भी बताता हूँ, नोट। ये है सिलेंडर, सिलेंडर, ये है सेमी सिलेंडर। तो यहाँ पे जो इमिटर प्लेट है, जिसको तुम कैथोड बोलते हो, जिसको तुम फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलते हो, वो क्या होता है? सेमी सिलेंड्रिकल। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे तुमको कैथोड दिख रहा है, इमिटर प्लेट दिख रहा है, तुमको यहाँ पे एनोड भी दिख रहा है। एनोड इज इन द फॉर्म ऑफ अ वायर। तो ये आपके पास था सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड जो इमिटर है, और एक वायर है वो इसके फोकस पे है, मतलब सिलेंडर के एक्सिस पे है। किस पे है? एक्सिस पे है। कौन है वायर? ये वायर कौन है? कैथोड, सॉरी एनोड। एनोड कौन होता है? कलेक्टर। तो वायर विल एक्ट एज कलेक्टिंग प्लेट। वहां पे दो प्लेट्स थे, यहाँ पे एक सेमी सिलेंडर है और एक वायर है। अब ऐसा क्यों किया बताता हूँ मैं बाद में, सिर्फ पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो। और मैंने आपको बताया फिजिक्स का कोई भी थ्री पार्ट आया ना, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इक्वेशंस इफ एनी, तो ये फॉर्मेट फिट कर लो दिमाग के अंदर, क्योंकि डायग्राम पता है तो सब पता है। उसके बाद अगर आपको याद होगा, हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये जो कैथोड और एनोड था, उसमें तुमको क्या लगाना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुमने क्या लगाया था? वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे भी लगाया तुमने हाई टेंशन बैटरी। ये बैटरी दिख रहा है तुमको? हाई टेंशन बैटरी क्यों? और क्योंकि हम लोगों को कैथोड और एनोड में, मतलब इमिटर कलेक्टर में हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ सकता है, इसके लिए हाई टेंशन बैटरी है वहां पर। ठीक, गुड। देन या फिर ये जो इमिटर प्लेट, इमिटर प्लेट क्या इमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन। वो कौन कलेक्ट करेगा? तो क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, तो वो बैटरी का कैपेसिटी होना चाहिए टू हैंडल लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए क्या बोलते हैं इसको? हाई टेंशन बैटरी। बराबर। फिर फोटो करंट कितना आया वो कौन बताएगा? माइक्रो एम्पियर। तो ये और वो एग्जैक्टली सेम है। और तुमको पता है वहां पे एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब था, यहाँ पे भी एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये बल्ब ही है बेसिकली। ओके, राइट। इवैक्यूएट मतलब वैक्यूम, तो यहाँ पे भी अंदर क्या है? वैक्यूम। वहां पे लाइट एक सोर्स से आके कहाँ इंसिडेंट हो रहा था? इमिटर। यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ तक क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन वाइज सेम है। अब देखते हैं आगे क्या है। फोटोसेल है क्या ये? इट इज अ डिवाइस दैट मेक्स यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है देखेंगे आगे। और याद रखना, कोई भी डिवाइस अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको एक नाम है ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पता होगा। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट कन्वर्ट्स light energy into electrical energy. Correct? Then it consists of a semi-cylindrical photosensitive metal plate E, which is called as cathode, and a wire loop collector. So collector in the form of just a wire. Okay. Okay. Called as anode. Are clear? What books will not tell you is, या फिर नोट्स में भी नहीं लिखा है मैंने, कि ये वायर का शेप में क्यों है और ये सेमी सिलेंड्रिकल क्यों है। देखो, तो आइडिया यहाँ पे ऐसा है ना, अगर आपके पास सेमी सिलेंड्रिकल शेप का कैथोड है, मतलब इमिटर प्लेट है, और वायर के शेप में एनोड है, मतलब कलेक्टर प्लेट, फोटोन किसी भी डायरेक्शन से आए तो बाद में, मतलब इमिट कहीं से भी हो सकता है ना वो, बराबर। तो अगर मैंने सिलेंडर के एक्सिस पे एनोड रख दिया, तो वो हमेशा फोकस कहाँ होता है? एक्सिस पे।
मतलब फोटोन किसी भी पार्ट से इमिट हो जाए, उसको अल्टीमेटली आना कहाँ पे पड़ेगा, एक्सिस पे, राइट, करेक्ट। अगर मैं इस स्ट्रक्चर के जगह पे वो नॉर्मल वाला दो प्लेट का स्ट्रक्चर लेता, तो उसमें क्या दिक्कत थी फिर, दिक्कत है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स फोकस नहीं होंगे, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट पे नहीं आएंगे। नंबर टू, वो जो स्ट्रक्चर था उससे साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ गया, डिवाइस का साइज बढ़ गया तो कॉस्टिंग भी बढ़ती है, कॉस्टिंग भी बढ़ती है, साथ में और प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि यू डोंट वांट सच बल्की डिवाइस, तुमको नहीं चाहिए इतने हेवी डिवाइस, क्यों नहीं चाहिए, यूजेस में समझ में आएगा। तो सेमी सिलेंड्रिकल शेप ऑफ कैथोड इज बिकॉज दैट यू वांट कि वो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्ट से इमिट हुआ तो अल्टीमेटली उसका फोकस कहाँ होने वाला है, एक्सिस पे। तो तुमने एनोड को कहाँ रख दिया, एक्सिस पे। इससे क्या हुआ, इससे तो पहली चीज ये हुई, कॉम्पैक्ट बन गया, दूसरा मटेरियल कम लगा बनाने में, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बन गया, राइट। तीसरा, इफिशिएंसी हाई है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे, तो फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे। मतलब इवन फॉर लो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कम हो मतलब फोटॉन्स कम है, तो भी ये वर्क करेगा, इट विल स्टिल वर्क फॉर लो इंटेंसिटी। गुड। देन द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट। तो देख ही रहा है, कैथोड को और एनोड को तुमने एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करके रखा है, राइट। और सर्किट में क्या है, हैविंग अ हाई टेंशन बैटरी एंड अ माइक्रो एमीटर। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब व्हेन लाइट ऑफ वर्किंग पे आ गए हम लोग, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं आपको, देयर विल बी नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। These electrons are attracted towards the anode due to applied potential difference. The photo current generated is measured by माइक्रोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, जो भी होगा वो, ओके। इसके अभी यूजेस क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट, तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूजेस हियर, जस्ट अ मिनट। तो इट इज यूज टू ऑपरेट कंट्रोल सिस्टम एंड इन लाइट मेजरिंग डिवाइसेस। अब ये इट इज यूज टू ऑपरेट कंट्रोल सिस्टम्स, एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है हम देखेंगे, एंड लाइट मेजरिंग डिवाइसेस। देर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे तुमको लाइट मेजर करना इसेंशियल होता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी कंट्रोल सिस्टम और लाइट मेजरिंग डिवाइसेस ये सेम चीज है। कैसे, थोड़े साल पहले की बात करोगे ना आप, तो हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट्स थे, स्ट्रीट लाइट्स, वो मैन्युअली ऑपरेट होते थे, पता है तुमको। हर सुबह महानगर पालिका से कोई आएगा, वो हर एक पोल टू पोल जाके लाइट को बंद करेगा, ये सिचुएशन था। और तुमको शायद पता नहीं होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि आई बिलोंग टू अ वेरी गुड जनरेशन, क्योंकि हमने सारे ट्रांजिशन देखे, चेंज होते हुए देखा है सब। अगर बीमार पड़ गया, छुट्टी आ गई उसकी, तो पूरा पूरा दिन लाइट चालू होती थी। और तब हम लोग सोलर सोलार पैनल्स का यूज भी नहीं करते थे, क्योंकि हम तब तक तो सोलार पैनल्स यहाँ थे नहीं, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, वही अपना जो डैम में बनता है या फिर जो कोल से प्रोड्यूस होता है। तो उसका बिल भी तो भरना है ना महानगर पालिका को, करोड़ों में बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट्स नॉट चीप, राइट। तो हर किसको एरिया दिया होता था कि तुम जाओ, तुमको ये एरिया के लाइट्स मैन्युअली बंद करने हैं, बराबर। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हमने फोटो सेल डालना चालू कर दिया। क्यों, लुक, जब रात है, अंधेरा है, मतलब तो लेस लाइट इज कमिंग, इफ लेस लाइट इज कमिंग which means that less photoelectrons are generated, which means that circuit will have less current। हम लोग सेटिंग कर सकते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं कि सुबह 6 बजे इतना लाइट आएगा, मतलब वो कैलकुलेशन हो जाते हैं। 6 बजे का लाइट इतना है तो इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास गए तो इतना करंट आया। तो करंट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर गया तो वो डायरेक्टली स्विच को बंद कर देगा, ऑटो ऑटो टर्न ऑफ, राइट। तो अभी तुम देखोगे आते आते सुबह 6 बजे, देखना चाहिए वैसे, वाइल कमिंग, बिकॉज यू हैव क्लास एट 6, सम वन ऑफ यू एटलीस्ट, आज अब नहीं तो लास्ट ईयर तो था ही। तो यू शुड नोटिस दिस थिंग। तो जैसे तुम देखोगे ना, विंटर्स में 6:30 7 के बाद ही स्ट्रीट लाइट बंद होगी, समर्स में जल्दी बंद होती है, और कोई बंद नहीं करने आता है, वहां पे ये सब लगाए होते हैं।
तो कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज यूर कंट्रोलिंग, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग स्ट्रीट लाइट्स। ओके, तो होता क्या है कि फोटो सेल लाइट मेजर करता है, जितना लाइट आएगा ज्यादा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, उतना ज्यादा करंट मिलेगा। सो लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करंट। और अगर करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर के ऊपर गई तो ऑटो रिले, उसको रिले बोलते हैं, वैसे रिले स्विच बोलते हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है वो, राइट। तो ये पहला यूज है उसका। देन इट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैं तो बताया ही आपको। आप फोटोग्राफिक कैमरास में भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हो। स्पेसिफिकली अगेन स्पीकिंग, फोटोग्राफिक कैमरास, कभी कभी फोटो निकाल लिया, बोला बहुत खराब आया है, कैमरा खराब है। अभी तुम अगर लो लाइट में फोटोग्राफी करोगे तो कैमरा भी हाई क्वालिटी चाहिए तुमको। क्योंकि क्या होता है ना, इफ यू आर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन लो लाइट कंडीशंस, तो कुछ कैमराज है जो तुमको बताते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नॉट वेरी गुड, तो क्वालिटी पुअर आएगा। तो फोटोग्राफिक कैमराज में वो तुमको इंटेंसिटी मेजर करके बता देता है। इंटेंसिटी कैसे मेजर होगा, कहाँ से होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन से। तो फोटोग्राफिक कैमरा में इंडिकेटर्स होते हैं, दे टेल यू कि लाइट का इंटेंसिटी कम है। अभी कैमरे को कैसे पता लगा, उसके पास तो आंख नहीं है ना हमारे जैसा, उसको कैसे पता लगा। सराउंडिंग से जो लाइट आया वो एमिटर प्लेट पे गया, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, एनोड ने कलेक्ट कर लिया, एनोड ने कलेक्ट करके करंट दिया, कैमरा को पता लग गया करंट तो बहुत कम आ रहा है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है। तो फोटोग्राफर क्वालिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी एडजस्ट कैसे करते हैं, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस हियर एटलीस्ट। आगे देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्विच ऑन और ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स। ये तो कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट हो गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। उसके बाद इट इज यूज इन बर्गलर अलार्म सिस्टम। दिस इज एक्सेलेंट। सिर्फ बर्गलर अलार्म सिस्टम में नहीं यूज होता है, बाकी जगह पे भी होता है, ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट में भी होता है, बताता हूँ कैसे। बर्गलर अलार्म सिस्टम यू कैन डिजाइन योर ओन ऑल्सो, कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है कहीं पे, आपको मिल जाएगा। टेक अ फोटो सेल, उसको दीवार के एक साइड पे लगाओ, और सामने तुम एक यूवी का सोर्स लगा दो, अल्ट्रावायलेट। क्यों अल्ट्रावायलेट, क्योंकि सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे ही इमिशन होगा। और वो यूवी लाइट को चालू रखो हमेशा। यूवी तुम देख नहीं सकते, मैं देख नहीं सकता, चोर भी देख नहीं सकता। तो यूवी लाइट इज कमिंग कंटिन्यूअसली, इट इज फॉलिंग कंटिन्यूअसली, कहाँ पे, इमिटर प्लेट पे। hence emitter plate is generating electrons continuously, and hence anode will get electrons continuously, and hence there will be current here। बराबर, करेक्ट। अभी चोर आया, और चोर को तो साइंस पता नहीं होगा, इसलिए तो चोरी कर रहा है ना वो। साइंस पता होता तो क्यों चोरी करता हो। तो फिर वो आया, ऐसा रुक गया बीच में, कुछ समझा ही नहीं कि वहां पे यूवी का सोर्स था, वहां पे ये था, और वैसे भी वो हिडन होता है, राइट। क्या होगा, नो लाइट विल रीच emitter plate, no photoelectrons will be generated, no current in the circuit, it will put an alarm on। हाँ, चोराया चोराया। वो तुमको धूम 3 में देखने को मिलेगा, वो जो गॉगल पहनता है ना, वो उस टाइप का ही डिवाइस है वो देखता है कि रेस कैसे जा रहे हैं, फिर वो बच बच के जाएगा, क्योंकि वो रेस के बीच में आ गया, वो अलार्म बच जाएगी, वहां पे फोटो सेल था। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल में भी यूज होता है, कई जगह पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है, क्योंकि और एक डिवाइस है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, फोटो डायोड्स। वो आगे भी आएगा आपको बाद में। तो व्हाट हैपेंस इज, व्हेन यू हैव टू, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू बिग सिटीज, पूना मुंबई गए होंगे शायद। तो वहां पे सिग्नल के नीचे टाइमर भी होता है कि कितने सेकंड के बाद ये सिग्नल खुलेगा। हाउ डू दे डिसाइड, और तुम देखोगे ना, अगर टर्मिनल है, मतलब 4 डायरेक्शन में रास्ते जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का जो सिग्नल होता है वो ज्यादा टाइम के लिए खुलता है, मे बी फॉर 2.5 मिनट्स, 150 सेकेंड होता है। और एक डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए बेचारे को 20 सेकंड देते हैं कि जाना तो जाओ, राइट। और शाम में उल्टा कर देते हैं। अब ऐसा कौन डिसाइड कर रहा है कि कितने सेकंड तक सिग्नल को खोलना है। ऐसा रैंडमली तो नहीं है ना, रैंडम थ्रो, चलो अभी कल 150 सेकंड खोला था, अभी 50 सेकंड खोल देते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर वैसा हुआ तो गया सिटी काम से, करोड़ों लोग रहते हैं मुंबई में, पूरा चक्का जाम हो जाएगा वहां का। तो व्हाट दे डू इज, वो पहले मैन्युअली कैलकुलेट करवाते थे, छोटे छोटे टीम बेच के, कि तू सिग्नल पे बैठ जा, गिन ले,
यहाँ से वहाँ, ईस्ट से वेस्ट जाने वाले कितनी गाड़ी है, टू व्हीलर कितनी है, फोर व्हीलर कितनी है, ट्रक कितनी है, ये कितना है, वो कितना है, बट दैट इज नॉट, यू कैन से नॉट अ रिलायबल डेटा। क्यों रिलायबल नहीं? उसमें ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा होते हैं, अटर निग्लिजेंस। मेरे फ्रेंड ही थे उस टीम में, वो स्टूडेंट होते ना, तो फिर थोड़ा बहुत लगता है कि ये एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, थोड़ा कुछ खरीद लेंगे, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं वो। पर एक ने पकड़ लिया वो प्रोजेक्ट कि अच्छा पैसा मिल रहा है। क्या करते थे, सिग्नल के पास में कैफे था, मुझे भी ले गए एक बार, चल तू भी। आराम से कैफे पे बैठ के कॉफी चल रही है, बातें चल रही है, ध्यान ही नहीं है कौन सा गाड़ी जा रहा है, क्या जा रहा है। हर एक घंटे के बाद कुछ तो डमी डेटा भर देते थे वो। और वो गया ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट को, क्या होगा, ऑफ कोर्स ट्रैफिक का तो पूरा सत्यानाश हो गया वहां पे। तो व्हाट दे डू इज नाउ डेज दे पुट दिस काइंड ऑफ सिस्टम। उसमें भी लॉजिक है, छोटा गाड़ी है तो जो सिग्नल है, मतलब जो लाइट है, वो थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक होगा, मतलब करंट थोड़े टाइम के लिए बंद हुआ। बड़ा गाड़ी है तो लाइट विल बी ब्लॉक फॉर अ लार्जर टाइम। करेक्ट, गुड। तो इससे भी काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार इतने सेकंड के लिए सिग्नल बंद हुआ था। सिग्नल मतलब करंट, यहाँ पे करंट। तो फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन हैव अ आइडिया अबाउट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सुबह 8 से 9 तक कितनी गाड़ी जा रही है। तो समझ में आता है कि कहाँ से कहाँ ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। तो उसके हिसाब से वो टाइमर सेट करते हैं कि इस डायरेक्शन में सुबह इतना टाइम तो सिग्नल खुलना चाहिए। दिस इज हाउ दे डिसाइड। अब इतना नहीं, इसके ऊपर भी इसका यूज है। आपको पता है अभी तो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हियर। हाईवे पे अगर तुम 100 के ऊपर गए तो डायरेक्ट मैसेज आता है, फाइन का मैसेज आता है, राइट, करेक्ट। वैसे ही सिग्नल पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, वैसे पता होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग, लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं उसके ऊपर। तो कई सिटीज में चालू कर दिया, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे ऐसे लगा के रखे फोटो सेल। तुम सिग्नल पे, जब तक सिग्नल खुलता नहीं है, तुम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे गाड़ी डालो, तुम्हारा फाइन लग जाएगा, खत्म बात, है ना। क्योंकि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए था, वो गाड़ी के लिए नहीं था वो। तो दैट इज वेयर यू कैन यूज टेक्नोलॉजी टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू। ओके, तो ये था ऑल अबाउट फोटो सेल। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस। एंड देन यू हैव डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, एटलीस्ट प्रायर टू लॉकडाउन 2020 से पहले बहुत बार आया था ये। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, उसका उसका स्टोरी अलग है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू रिमेंबर, इफ आई आस्क यू कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या नया बताया तुमको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट इट हैज टोल्ड यू न्यू दैट यू डिड नॉट न्यू अर्लियर। रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर, एग्जैक्टली। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is a evidence that radiation has, अब डी ब्रॉगली ने बोल दिया कि पार्टिकल का भी वेव नेचर है, तो तुमको शो करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। तो हाउ, मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ थ्योरी से नहीं होता है। इफ आई से समथिंग इट इज नॉट दैट यू विल एक्सेप्ट दैट, जो भी एक थ्योरी है उसको तुमको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना पड़ता है। तो पार्टिकल का वेव नेचर है, ये किसने बताया? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। अगेन एज आई टोल्ड यू, कोई भी टॉपिक हो थ्योरी का, सबसे पहले डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम तुमको पता है तो तुमको अपने आप यू विल रिमेंबर हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट। तो पहले ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है वो समझ लो। एक चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है पीपीटी में, क्योंकि अज्यूम्ड है, हर जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इवैक्यूएटेड इवैक्यूएटेड इवैक्यूएटेड, मतलब यहाँ पे भी क्या है, वैक्यूम है, दैट इज देयर। तो ये पूरा सेटअप एक वैक्यूम के अंदर है। अब इसमें क्या क्या है वो समझ लो। इसमें है एक एफ, दिख रहा है एफ, दिख रहा है आपको ये एफ है ना। दिस इज बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट। क्या है ये? टंगस्टन फिलामेंट। इसको इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन गन। गन क्या शूट करता है? बुलेट। ये क्या शूट करता है? इलेक्ट्रॉन। तो F is a tungsten filament which is basically electron gun because it shoots electrons because of thermionic emission। अब ये thermionic emission क्या है वो भी समझ लो। इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अभी तुमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स एक सरफेस से इमिट हो रहे थे बिकॉज ऑफ फोटॉन्स। वैसे ही अगर आप
टंगस्टन को हीट करते हो, हीट करने की वजह से मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं। उसको बोलते हो थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं उसको? थर्मियोनिक इमिशन। और ये आपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। वो जो 10 और 15 रुपए का बल्ब मिलता है उसमें क्या होता है पता है? टंगस्टन फिलामेंट। वो बहुत गर्म हो जाता है बाय पासिंग अ स्मॉल करंट थ्रू इट, राइट? तो अगर मैं ज्यादा करंट पास कर दूं तो वो और भी ज्यादा हीट अप हो जाएगा। हीट की वजह से वो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? फ्री करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं किसमें से? फिलामेंट में से, बिकॉज ऑफ हीट। तो उसको क्या बोलोगे? थर्मियोनिक इमिशन। और तुमको अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना है तो बहुत हीट लगेगा। बहुत हीट लगेगा तो मतलब करंट भी ज्यादा चाहिए। तो देख रहे हो ऊपर एच टी लिखा है, एच टी, दिस इज कॉल्ड एज हाई टेंशन बैटरी। High tension battery will provide high voltage and hence high current. And since large current passes through tungsten filament, it gets up, it goes to very high temperatures, and because of very high temperature, electrons become free. तो ये F क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है। किसका बना हुआ है? टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ है, राइट? तो सी वन बाय वन, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन F. It is a device. Cone electron gun is a device which produces electrons from a tungsten filament due to temperature. It is also known as, this process is also known as thermionic emission. The process of emission of electrons from the surface due to temperature is called as thermionic emission. Right? उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? क्या उसके बाद क्या लिखा है? एनोड। कौन सा एनोड? कॉलीमेटिंग एनोड। एनोड का काम क्या होता है? नहीं, कलेक्ट करना इज नॉट द ओनली वर्क इट डज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनोड इज टू एक्सेलरेट। एनोड का मेन पर्पस इज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? तो मेन पर्पस क्या है उसका? हाँ, साथ में कलेक्ट करता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उसका काम क्या है? एक्सेलरेट करना। लेकिन जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सीलरेशन के साथ साथ वो क्या कर रहा था? कलेक्ट। यहाँ पे एक्सेशन के साथ साथ वो कलेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा? कॉलीमेट। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलीमेट? कॉलीमेशन? नहीं, चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दिस इज माय हैंड, दिस इज अ टंगस्टन फिलामेंट, क्योंकि ऐसा ही दिखता है वो, ठीक है? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, ठीक? इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में सारे कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? रिपेल। तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट डाइवर्जिंग। क्या होगा? डाइवर्ज होगा, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम जनरेट होगा वो कैसा है? डाइवर्स बीम है। उसको क्या करना पड़ेगा? फोकस। फोकस मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक स्मॉल बीम के अंदर लाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द चार्ज पार्टिकल्स, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स, इनटू सिंगल फोकस बीम इज कॉल्ड एज कॉलिमेशन। तो ये जो एनोड है इसमें ऐसा सेटिंग है कि ये एक्सेलरेशन के साथ साथ क्या करता है? कॉलीमेट भी करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कॉलीमेटिंग एनोड। उसके बाद इफ यू सी इलेक्ट्रॉन बीम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? निकेल क्रिस्टल। तो निकेल क्रिस्टल इज योर टारगेट। मतलब ये जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे इस बीम में, ये कहाँ पे जाके हिट कर जाएंगे? निकेल क्रिस्टल पे। निकेल क्रिस्टल पे, राइट? अब जब ये निकेल क्रिस्टल पे हिट करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकेल के अंदर जाएंगे या फिर सरफेस पे होंगे, जहां भी होंगे। ये जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे अंदर, मेटल के अंदर क्या होता है? एटम्स। एटम्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन? बीम के इलेक्ट्रॉन। ये एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद पता है क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, सही है। फिर जो स्कैटर्ड बीम है, इसको डिफ्रैक्टेड क्यों बोला, मैं उस पर आऊंगा। फिलहाल समझ लो ये स्कैटर्ड बीम है। ये कौन सा बीम है? स्कैटर्ड बीम। कौन सा बीम है? ये स्कैटर्ड बीम है। तो ये जो स्कैटरिंग होके बीम आया, इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। अब ये लाइट होता तो मैं देख भी लेता कि देखो यहाँ गया। ये लाइट है क्या? कौन है ये? दिखते क्या इलेक्ट्रॉन हमको? नहीं। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पे एक एक सर्कुलर स्केल लगाया जिसको तुम मूवेबल डिटेक्टर बोलते हो। इस स्केल के ऊपर एक डिटेक्टर है जो मूवेबल है। सर्कुलर स्केल के ऊपर एक डिटेक्टर है, वो मूवेबल है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, ये डिटेक्टर को मूव करते रहते हैं।
डिटेक्टर का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? जो स्कैटर होके आए उसको ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके कहाँ भेज देगा? गैल्वेनोमीटर में। और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट मेजर करेगा। तो यहाँ से समझ में आया? तो पहले कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन गन, हाई टेंशन बैटरी, collimating anode, target which is nickel crystal, and you have a circular shape detector which is movable basically, and electron detector is connected to galvanometer. तो ये 5 मेजर कंपोनेंट्स है ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक, जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो। तो एक एक करके, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गन आर एक्साइटेड बाय अप्लाइंग अ सुटेबल पोटेंशियल टू द एनोड। तो एक्साइटिंग पोटेंशियल कौन दे रहा है? एनोड। उसके बाद एनोड इज ऑल्सो यूज एज कॉलीमेटर। कॉलीमेटर मतलब बीम को फोकस करना। ठीक, उसके बाद दिस बीम, कॉलीमेटेड बीम, इलेक्ट्रॉन बीम इज मेड टू फॉल ऑन क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? निकेल क्रिस्टल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका क्या हुआ? स्कैटरिंग, एंड इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। किसने स्कैटर किया? निकेल के एटम्स ने, एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। देन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिटेक्ट किया? डिटेक्टर ने। और ये डिटेक्टर कौन है? इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। एंड द करंट वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब क्लियर? क्लियर। अब द इंटेंसिटी मतलब करंट, इंटेंसिटी मतलब करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? मैं चलो समझ लो, एक चीज समझ लो। सपोज यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक पर्टिकुलर एंगल पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इमेजिन 10 इलेक्ट्रॉन विल जनरेट 10 माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट। तो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या? करंट। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जब बोल रहे हैं ना, इंटेंसिटी ये वर्ड हम लाइट में यूज करते हैं। ये लाइट है क्या? नहीं। तो उनका इंटेंसिटी बोलने का मतलब क्या है? करंट। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब द करंट ड्यू टू स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वेयर मेजर्ड एट डिफरेंट एंगल्स बाय द मूविंग डिटेक्टर ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर एक एंगल पे मेजर किया कि कितना करंट मिल रहा है। तो दे kept on moving this detector and they have measured at different angles what is the current in the galvanometer। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा पॉज लो, क्योंकि अब थोड़ा एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा, वापस इस पे आएंगे। वेव ऑप्टिक्स हमारा बाकी है, इसके लिए दैट इज द रीजन दैट वी हैव टू डाइवर्ट लिटिल बिट। तो वेव ऑप्टिक्स में तुम मेजरली 2 टॉपिक पे फोकस करते हो, एक है इंटरफेरेंस, एक है डिफ्रैक्शन। अब ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है मैं तुमको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर हमारे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हो, सिंगल सोर्स, राइट, और मैं उस सोर्स ऑफ लाइट को एक स्क्रीन पे शूट कर दिया, तो आपको क्या दिखेगा? स्क्रीन पे हर जगह पे लाइट का इंटेंसिटी सेम है, सिंगल सोर्स था इसके लिए। अगर मैं अभी 2 सोर्स ऑफ लाइट ले रहा हूं और अब मैं उसी स्क्रीन पे चेक कर रहा हूं, तो मुझे अब स्क्रीन पे हर जगह पे सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं मिलता है। जब सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब तुम उस स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो लाइट का इंटेंसिटी सेम है। लेकिन जब 2 सोर्स हो, 2 और मोर, तो तुमको मिलता है बैंड्स, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। तो जहां ब्राइट बैंड है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां डार्क है वहां पे नहीं है या तो कम है। फिर ब्राइट बैंड है, इंटेंसिटी ज्यादा है। फिर डार्क बैंड है तो नहीं है या फिर कम है। इसको बोलते हो इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अल्टरनेट ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा अभी आपको। तो देर इज लाइट, देर इज नो लाइट, देर इज लाइट, देर इज नो लाइट, ऐसा है। तो जहां लाइट है वो ब्राइट दिखेगा, ब्राइट बैंड। जहां लाइट नहीं हो तो डार्क दिखेगा, डार्क बैंड। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है ना, जहां पे ब्राइट है, जहां जहां पे ब्राइट है हर जगह पे इक्वल ब्राइट है। मतलब ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी जितना है अगले ब्राइट बैंड पे भी इंटेंसिटी उतना ही है, अगले ब्राइट बैंड पे भी इंटेंसिटी उतना ही है। तो जहां ब्राइट है वहां पे इंटेंसिटी सेम है, और जहां डार्क है वहां पे नहीं है। तो वो यूनिफॉर्म होता है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है? डिफ्रैक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, इंटरफेरेंस ही होता है। वहां पे भी ब्राइट, फिर दोनों साइड पे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो डिफरेंस क्या है? नंबर 1, जैसे इंटरफेरेंस में बैंड्स बन रहे थे, स्ट्रिप बन रहे थे ना, पट्टे, वैसे नहीं बनते।
यहाँ पे शेप अलग होता है, स्पॉट्स बनते हैं यहाँ पे, सर्कुलर शेप में स्पॉट्स बनते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको इस पे। राइट। नंबर 2, इंटरफेरेंस में जहां ब्राइटनेस था हर जगह पे सेम ब्राइटनेस था, यहाँ पे वैसा नहीं है। डिफ्रैक्शन में सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, उसके दोनों साइड पे डार्क होता है, फिर वापस ब्राइट होता है लेकिन लेस ब्राइट होता है, उसके बाद डार्क होता है, फिर वापस से होता है ब्राइट बट इवन लेस ब्राइट। मतलब जैसे तुम सेंटर से दूर जाओगे, क्या हो रहा है, फेंट होते जा रहा है, क्या हो रहा है, फेंट होते जा रहा है, क्या हो रहा है, फेंट होते जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। सर्कुलर भी बन सकता है, जिसको तुम न्यूटन रिंग बोलते हो, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आएगा आपको एक्सपेरिमेंट न्यूटन रिंग का, विच इज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन। अब वो ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट वांट टू हैव सम वेरी क्लियर एंड क्लीन इमेज ऑफ डिफ्रैक्शन, दिस इज अ गुड वन। दिस वन एज यू कैन सी, दिख रहा है सेंटर में ब्राइट, उसके दोनों साइड पे डार्क, एक्चुअली डार्क है लेकिन तुमको डार्क दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ पे मेजर किया गया है ना। फिर वापस से ब्राइट लेकिन लेस ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट लेकिन इवन लेस ब्राइट, तो क्या होगा, फेंट होते जाएगा, क्या होगा, फेंट। अगर तुम इंटरफेरेंस पैटर्न देखोगे, यहीं पे मिल जाएगा तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न, कहीं तो कहीं दिया होगा, ये नहीं है। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न भी देख लेते हैं हम लोग। इंटरफेरेंस पैटर्न, ये देखो, ये दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न। दिख रहा है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, जहां जहां ब्राइट है इक्वल ब्राइट, और ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में आया, दिस इज द आइडिया। तो यहां तक समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक, पक्का पक्का समझ में आया, 100% समझ में आया। क्योंकि अब जो हमको देखना है ना, दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वेल, अगेन गोइंग बैक टू द आइडिया ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो ये हमने समझ लिया कि क्या क्या हुआ, सेटअप क्या था। अच्छा, अब लुक, डिफ्रैक्शन पैटर्न से व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, हर जगह पे इंटेंसिटी सेम नहीं होता। एक तो पहले ऐसे पॉइंट्स है जहां पे इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, और फिर ऐसे पॉइंट्स है सेंटर में जहां पे इंटेंसिटी है और बहुत ज्यादा है, तो पीक है, पीक कहाँ पे है, सेंटर में, और पीक के दोनों साइड में क्या था, जीरो इंटेंसिटी, फिर वापस क्या था, लेस इंटेंसिटी, फिर क्या था, जीरो इंटेंसिटी, फिर क्या था, इवन लेस इंटेंसिटी। इस पैटर्न को क्या बोलते हो, डिफ्रैक्शन। अभी डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन का स्कैटर्ड बीम था, स्कैटरिंग होने के बाद का जो बीम था, हर एक एंगल पे मेजर किया, कितना करंट आ रहा है, देखो क्या हुआ। सी व्हाट हैज हैपेंड हियर, द इंटेंसिटी वाज नॉट फाउंड यूनिफॉर्म एट ऑल एंगल्स। इंटेंसिटी मतलब कौन, करंट। तो यहाँ पे हर एक एंगल पे करंट सेम मिला क्या, नहीं मिला। फिर आगे क्या हुआ, इट वॉज सीन दैट द इंटेंसिटी मतलब करंट वॉज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो 50 डिग्री स्कैटरिंग पे, 50 डिग्री स्कैटरिंग पे सबसे ज्यादा करंट मिला। लेकिन यहाँ पे एक चीज और एक प्रॉब्लमेटिक है, तुम यहाँ पे एनोड क्यों लगाए थे, एक्सलेट करने के लिए, तो मैं एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ एंगल मेजर करके नहीं चलेगा। तो व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक, 44 से 68 वोल्ट तक वोल्टेज चेंज करते रहे, और 54 वोल्ट पे 50 डिग्री एंगल पे उनको करंट क्या मिल गया, मैक्सिमा। तो व्हेन वाज द करंट मैक्सिमम, एट 54 वोल्ट, एट व्हाट एंगल, 50 डिग्री। कितने एंगल पे, 50 डिग्री, कितने वोल्टेज पे, करंट क्या मिला, करंट क्या मिला। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंटर हो गया, हो गया। क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो लाइट का था, वहां पे पीक कहाँ था, सेंटर पे। यहाँ पे पीक कितने एंगल पर है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इज लाइक सेंटर ऑफ द पैटर्न। आगे क्या हुआ देखो, इट वॉज सीन दैट एट एंगल्स लेस देन 50, 49, 48 and greater than 50, 51, 52, the intensity went on decreasing। सबसे पहले तो ऐसा है कि 50 डिग्री के एडजेसेंट,
50 से कम, 50 से ज्यादा, जीरो इंटेंसिटी मतलब जीरो करंट। फिर वापस से करंट मिला, लेकिन क्या मिला, कम मिला, फिर वापस क्या हो गया, जीरो, फिर और कम हो गया। तो ये जो चीज है, कैसा लग रहा है तुमको, व्हाट इज दैट, डिफ्रैक्शन। दिस ऑब्जर्वेशन इज सिमिलर टू डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वेव्स। लेकिन डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी थी, वेव की। इलेक्ट्रॉन वेव है क्या, हाँ है, ये बता रहा है। क्योंकि मैंने तो स्टार्ट में ही बोला था, जो चीज तुमको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन शो कर दे वो क्या होता है, वेव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने क्या शो कर दिया, डिफ्रैक्शन पैटर्न, बराबर। तो hence we can say that electrons are behaving like waves, thus it shows that matter also have dual nature, ठीक, राइट। लेकिन वेट, theoretical observations, sorry, theoretical calculations and observational calculation मतलब whatever you have measured should match। मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले बताया, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 12.28। देखो वापस ये गलती है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, 1.228 नैनोमीटर और 12.28 एंगस्ट्रॉम। तो ये करेक्शन तुमने करने हैं, अगर वहां पे गलती होगी तो शायद मैंने करेक्ट करके भी दे दिया होगा, कहीं कहीं पे करेक्ट किया है नोट्स में, कहीं कहीं नहीं किया मैंने, तो एनीवेज। तो ये एंगस्ट्रॉम में है, किसमें ये, एंगस्ट्रॉम, किसमें है ये, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में। या तो इसको लिखो ही मत, इसको छोड़ देता हूँ मैं, लेट इट बी, छोड़ दो, ठीक। व्हाट वाज द वोल्टेज, 54। तो जब तुम यहाँ 54 लिखोगे, उसका रूट लोगे और 1.228 डिवाइड बाय रूट ऑफ 54 करोगे तो कितना आ रहा है, 0.167। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम थ्योरी से लाते हो। किसकी थ्योरी से, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। कितना आ गया, 0.167 नैनोमीटर। और जो एक्सपेरिमेंट से मेजर किया वो पता है कितना आया, 0.165 नैनोमीटर, वेरी क्लोज। व्हाट डज दैट मीन, theory and observations are matching। इसका मतलब जो theory है वो सही है, तो every moving particle has a wave associated with it। Now that clear, good। So that is the end of theory part of this particular chapter।